हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रीमिंग नॉलेज। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम का पार्ट 2 करने वाले हैं और उसमें हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसके अंदर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उन्हीं को हमने क्या बोल दिया था लास्ट वीडियो में, नेगेट्रॉन्स भी बोल दिया था। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि भाई हम पढ़ क्यों रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ रही है हमें, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की या कब की, या जो भी है इसका मास किसने कैलकुलेट किया, चार्ज किसने निकाला। तो एक्चुअली हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं सर विलियम क्रुक से। ठीक है, अब दिमाग में आएगा भाई सर विलियम क्रुक ने ऐसा क्या काम कर दिया कि भाई आज भी हम इनका नाम पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या था कि जो सर विलियम क्रुक थे उन्होंने क्या किया, पूरा इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया। ठीक है, क्या किया उन्होंने, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर क्रिएट किया। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने कैथोड लिया, यहाँ पर एनोड लिया, उसे पूरे एक सर्किट से अटैच किया। और जो एनोड वाली साइड थी, मतलब ये वाली साइड थी, इस साइड उन्होंने क्या किया, एक जिंक सल्फाइड मीन्स जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब होता क्या है कि जैसे ही सर विलियम क्रुक यहाँ से खूब सारा वोल्टेज की सप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पता है क्या देखते हैं कि जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन है ना वो ग्लो कर रही है। मतलब जैसे फुलझड़ी होती है ना हमारी, उस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें जो है वो मतलब उस तरह का कुछ ग्लो कर रही है वो। तो भाई उनकी तो बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने क्या बोला, बोला यार मुझे नहीं पता, पता नहीं क्यों कर रही है। उन्होंने ज़्यादा सोचा ही नहीं उस चीज़ के बारे में। एक्चुअली इस फिनोमिनन को हम कहते हैं फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस इसको हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जब पार्टिकल्स जिंक सल्फाइड के साथ टकराएंगे तो वो क्या करेंगे, ग्लो करेंगे। इसको हम कहते हैं फ्लोरिसेंस। ठीक है, तो उन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को वहीं छोड़ दिया। ठीक है, आगे उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन उसके बाद कौन था, थॉमसन भाई साहब आते हैं। थॉमसन ने जैसे ही देखा ये, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने बोला भाई कुछ तो आ रहा है कैथोड से जो निकल के एनोड के ऊपर टकरा रहा है, या मतलब जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर टकरा रहा है, कुछ तो है वो चीज़। तो उन्होंने फिलहाल के उसे क्या बोल दिया, कैथोड रे बोल दिया। क्या बोल दिया उन्हें, कैथोड रे, क्योंकि वो कैथोड से आ रही थी तो उनको बोल दिया कैथोड रेज। ठीक है, अब उसने और दिमाग लगाया अपना थॉमसन भाई साहब ने। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। लाइक यहाँ पर पॉजिटिव लगा दिया, यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब वो क्या देखते हैं कि जो ये कैथोड रेज थी, ठीक है, जहाँ पर वो पहले जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर बीच में अपना जो भी ग्लो कर रही थी, मतलब जो यहाँ पर ग्लो हो रहा था बीच में बिल्कुल सेंटर में, अब वो ग्लो कहाँ पर हो रहा है, ऊपर की तरफ को हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल ये है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि कैथोड रे जहां पहले बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल बीचों बीच जो है ग्लो करवा रही थी, अब वो कहां ग्लो करवा रही है, वो थोड़ा सा ऊपर, मतलब आप क्या बोल सकते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ को ग्लो करवा रही थी। तो उन्होंने बोला नहीं भाई कुछ तो बात है, ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ गई क्यों, ये अट्रैक्शन क्यों शो कर रही है पॉजिटिव की तरफ, बिकॉज ये क्या है, डेफिनेटली ये नेगेटिवली चार्ज है, तभी वो क्या कर रही है, अट्रैक्शन शो कर रही है पॉजिटिव की तरफ को। तो उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, क्या बोल दिया उन्होंने कि जो ये कैथोड रे है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल हैं जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का उधर की तरफ को डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको बोल दिया नेगेट्रॉन्स। मतलब जो थॉमसन ने पार्टिकल्स डिस्कवर किए उनका नाम थॉमसन ने रख दिया नेगेट्रॉन्स। लेकिन बाद में कौन आएगा, स्टोनी आएगा। जैसे घर में होता है ना कि बच्चा पैदा होता है तो मम्मी पापा पेरेंट्स होते हैं, लेकिन उधर सब लोग आते हैं, मामा मामी फूफा फूफी, कि भाई इसका नाम तो हम ये रखेंगे, इसका नाम लल्ला रखेंगे, इसका नाम लल्ली रखेंगे। तो मतलब जो उनका मन करता है वो रख रहे होते हैं। तो वैसा ही हुआ, थॉमसन ने डिस्कवर तो कर दिया, लेकिन स्टोनी उछल पड़े कि भाई नहीं, मैं तो उसका नाम क्या रखूंगा, इलेक्ट्रॉन रखूंगा। ठीक है, तो जो नेगेट्रॉन्स थे या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो क्या बन गए, अब इलेक्ट्रॉन्स बन गए। ठीक है, और यही चीज़ मैंने यहाँ पर शो की है। देखिए जो पीछे मैंने आपको बताया कि कैथोड रेज जो है वो क्या कर रही है, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जो है क्या कर रही है, डाइवर्ट डिफ्लेक्शन कर रही हैं। ठीक है, शो कर रही हैं। तो यही मैंने यहाँ पर शो किया है। अब देखिए होता क्या है, थॉमसन ने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट से कुछ एक चीज़ें कंक्लूड की।
कि जो कैथोड रेज आ रही हैं कैथोड की तरफ से उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो पहला उन्होंने क्या बोल दिया कि जो रेज है वो क्या कर रही हैं, बिल्कुल सीधा सीधा मूव करेंगी। देखो यहाँ पर लिखा है बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगी वो, ठीक है। क्या बोल दिया उन्होंने पहला, बिल्कुल सीधा मूव करेंगी, स्ट्रेट मूव करेंगी, और वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी टू द सरफेस ऑफ कैथोड। जब तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो है हम अप्लाई नहीं कर देते, तब तक जो रेज होंगी, कैथोड रेज होंगी, वो बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगी, परपेंडिकुलर जाएंगी टू द सरफेस ऑफ कैथोड। मतलब यहाँ से निकली सीधा, यहाँ से निकली सीधा, बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगी वो। समझ रहे हो बात, ये चीज़ हो गई। अब आगे उन्होंने क्या बोल दिया कि जो ये कैथोड रेज है वो विजिबल नहीं है, हम उनको नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, बट जैसे ही वो जिंक सल्फाइड के ऊपर टकरा रही हैं, जिंक सल्फाइड की लेयर के ऊपर टकरा रही हैं, वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। मतलब क्या, एक चमक जो है प्रोड्यूस कर रही हैं। और एक्चुअली जो टीवी स्क्रीन्स होती है ना आपके यहाँ पर, टीवी पिक्चर ट्यूब, सेम चीज़ उसके अंदर हो रही होती है, ठीक है, जो आप वहाँ पर देख पाते हैं स्क्रीन के ऊपर, दैट इज बिकॉज ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। और उनको हम कैथोड रेज ट्यूब भी बोल देते हैं। अब और क्या बोल दिया उन्होंने कि जो कैथोड रेज हैं जब वो किसी मेटल सरफेस के ऊपर टकराती हैं तो वो क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो हैवी मेटल्स के ऊपर स्ट्राइक करेंगी तो वो एक्सरे प्रोड्यूस करेंगे। देखिए इसके बारे में बाद में पढ़ाई करेंगे, अभी कुछ नहीं ज़्यादा जानना है इसके बारे में, फिलहाल बस इतना समझिए कि जब जो है कैथोड रेज हैवी मेटल्स के ऊपर टकराएंगी तो वो क्या करेंगी, एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगी, और साथ ही साथ वो क्या कर देंगी, गैसेस को आयनाइज कर देंगी, जिसके थ्रू भी वो पास करेंगी। तो देखो एग्जांपल आपको समझाती हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, ये एक हमारे पास एटम है, ठीक है, इसमें देखिए सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो होता क्या है कि जो कैथोड रेज है वो गैसेस के कौन से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल पाएंगी, जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब जो कैथोड रेज है वो क्या करेंगी, इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्ट्राइक करेंगी, अपनी एनर्जी यहाँ पर ट्रांसफर करेंगी और इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से बाहर फेंक देगी, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो कैथोड रेज है वो सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देती हैं, किससे, गैसेस से, और उनको आयनाइज कर देती हैं। मींस जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको वो निकाल नहीं पाएंगी। तो अगर हम आगे चलकर पढ़ेंगे कि जब इनर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है तो एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। और मतलब जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस क्या करते हैं, न्यूक्लियस जो है बीटा रेज प्रोड्यूस करते हैं। तो बस आपको फिलहाल इतना समझना है कि न्यूक्लियस जो है बीटा रेज प्रोड्यूस करता है, और जो हमारे पास ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है एक्चुअली वो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिमूव होके गैस को आयनाइज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। अगली चीज वही कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो जो कैथोड रेज है बिल्कुल सीधा सीधा जाएंगी, बिल्कुल सीधा सीधा मूव करेंगी, ठीक है। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर मार्क कर देती हूँ आपके लिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कैथोड रेज हैं वो किसी भी गैस के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, या इलेक्ट्रोड के मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो तुम्हें चीज़ याद रखनी है कि कैथोड रेज ना तो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है, ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। ये चीज़ हो गई। इससे हमने क्या कंक्लूड किया सारी कहानी से कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सारे के सारे एटम्स के। मतलब सारे एटम्स के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे ही होंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने क्या क्या पॉइंट्स दिए, अगर फास्ट देख लेते हैं। हमने पहला क्या बोल दिया कि जो कैथोड रेज है वो परपेंडिकुलर होंगे टू द सरफेस ऑफ कैथोड। सेकंड हमने पॉइंट क्या बोल दिया कि वो विजिबल नहीं है लेकिन फ्लोरेसेंस शो करेंगी ZnS के साथ जब टकराएंगी। तीसरा हमने क्या बोल दिया, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। चौथा हमने क्या बोल दिया कि वो गैसेस को आयनाइज कर देगी। पांचवा हमने क्या बोल दिया कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट होगा। और लास्ट हमने क्या बोल दिया कि वो गैस के नेचर और मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और इससे हमने ये कंक्लूड किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल द एटम्स, ठीक है।
ये हो गया। बाद में क्या होगा, एक मलिकन करके इंसान आएगा, वो मलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करेगा और उससे वो क्या करेगा, चार्ज की वैल्यू निकाल लेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो कितनी होती है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही होती है ना। तो क्या करेगा, चार्ज के ऊपर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेगा। देखिए इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि आप फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि चार्ज की वैल्यू किसने डिस्कवर की है, किसने कैलकुलेट की, वो की मलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के थ्रू मलिकन ने, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए थॉमसन वही नहीं रुका, थॉमसन ने जो किया वहीं पर वो नहीं रुका, वो आगे भी बढ़ा। अब देखो उसने क्या किया, उसने क्या किया कि उसने स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रॉन के स्पेसिफिक चार्ज को कैलकुलेट किया। देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी आप स्पेसिफिक किसी वर्ड के आगे लगा दोगे तो स्पेसिफिक में आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे मास से, ठीक है। क्या बोला मैंने कि जब भी शुरुआत में स्पेसिफिक होगा आपको क्या करना है, मास से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या हो गया, चार्ज डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। मतलब थॉमसन ने क्या किया, E/m रेशियो को निकाला। कैसे निकाला, उसने ये एक्सपेरिमेंट का यूज किया। उसने क्या किया, यहाँ कैथोड लिया, यहाँ पर एनोड लिया, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, सब कुछ जो है उसने वहां पर पूरा सेटअप किया। फिर उसने क्या किया, नोटिस किया, ऑब्जर्व किया कि क्या क्या हो रहा है। उसने नोटिस किया कि जैसे उसने पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, जब पार्टिकल्स थे, अगर उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दिया तो पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे जाकर यहां पर स्क्रीन पर टकरा जा रहे थे। क्या बोल दिया मैंने कि जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बैलेंस कर दिया तो पार्टिकल्स जो थे, कैथोड रेज जो थी, वो सीधा सीधा जाके इस सरफेस के साथ टकरा जा रही थी। लेकिन जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाया, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाया, तो क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स थे वो यहां चले गए, यहां चले गए एक ही तरफ को। और जब उसने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से चले गए सी की तरफ को, ठीक है। वही यहां पर लिखा हुआ है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस्ड था तो सीधा, और अगर प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में वो सी के पास टकराए और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में वो ए के पास टकरा गए। तो इन सारी ऑब्जर्वेशन से उसने क्या किया, लाइक ये डिस्टेंस फाइंड आउट किया, पता नहीं क्या क्या चीजें फाइंड आउट करके उन्होंने क्या किया, E/m का रेशियो जो है कैलकुलेट कर लिया। क्या बोल दिया उन्होंने कि स्पेसिफिक चार्ज जो है वो किसके बराबर है, इतना है। तो उन्होंने क्या किया, इस वैल्यू को कैलकुलेट किया, ठीक है। अब जब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया तो आपको पता है E की वैल्यू किसने कैलकुलेट की, चार्ज की वैल्यू किसने कैलकुलेट की, मलिकन ने की। और जो ये रेशियो है वो किसने कर दिया, थॉमसन ने कर दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं, यहां पर वैल्यू रखी इक्वल्स टू ये की, और मास की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली। और इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। समझ में आ गई बात, मैंने क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने बोला E की वैल्यू कहाँ से डाल दी, मलिकन ऑयल ड्रॉप से डाल दी, और स्पेसिफिक जो चार्ज की वैल्यू उसने कैलकुलेट कर ली थॉमसन भाई साहब ने। तो फॉर्मूला लगा के उसने क्या किया, m को यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, और मास जो है इलेक्ट्रॉन का उसके पास आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया थॉमसन भाई साहब ने, तो उन्होंने क्या क्या कंक्लूड किया, ठीक है। उन्होंने बोला कि जितना ज्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतना ही ज्यादा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो वही मैंने लिखा है, तो आपके लिए शॉर्ट में कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। और ये उसने कब किया, जब उसने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है लिया था, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जब उसने लिया तो उसने क्या किया, ये चीज़ कंक्लूड की कि जितना ज़्यादा चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। उन्होंने दूसरी बात क्या कैलकुलेट की, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है। हमने ये बात कही थी ना कि उसने पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगाया, फिर एक बार मैग्नेटिक फील्ड लगाया, एक बार दोनों को बैलेंस कर दिया, यही बात की थी ना। तो वही हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो उन्होंने इस चीज़ को कंक्लूड किया, जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि लाइटर द पार्टिकल ग्रेटर द डिफ्लेक्शन, कि जितना ज़्यादा हल्का पार्टिकल होगा उतना ही ज़्यादा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। मैंने यहाँ पर एक्चुअली आपको याद करने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जा रहा है तो 1 अपॉन डिफ्लेक्शन हो गया, पर मास आप बोल सकते हो। तो जो
पार्टिकल का जो वेट है, अब मास है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था डिफ्लेक्शन के। तो इसने कहाँ से किया, मैग्नेटिक फील्ड से कंक्लूड किया। बाकी आप जब मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी 12th में कि क्यों उसने ऐसा बोला। ठीक है, फिलहाल इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में उन्होंने क्या बोल दिया कि जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर जितना ज़्यादा जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है मतलब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जितना ज़्यादा पार्टिकल लाइटर होगा उतना ही ज़्यादा वो डिफ्लेक्ट करेगा। बस इतनी बात समझ लो। और तीसरा पॉइंट आपको बता दिया मैंने कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस्ड होंगे तो क्या होगा, पार्टिकल मतलब कैथोड रेज जो है वो सीधी सीधी जाएंगी। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट हो गया, चल गया होगा वो पता, E/m स्पेसिफिक से आ गया और E की वैल्यू मास की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, मास की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर। अब देखिए इसमें भी सेम चीज़ होने वाली है जैसे उसमें क्रूक के साथ हुआ ना कि एक्सपेरिमेंट किया किसी और ने और क्रेडिट चला गया किसी और को, वैसे यहाँ पर होगा एक्सपेरिमेंट करेगा कौन, गोल्डस्टीन, लेकिन क्रेडिट कौन खाएगा, रदरफोर्ड खाएगा। क्यों ऐसा हुआ, फिर से वही गलती, गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंटल पूरा ये सेटअप तैयार कर दिया लेकिन कंक्लूड ही नहीं कर पाया। ठीक है, तो क्रेडिट किसको चला गया, रदरफोर्ड ने को, क्योंकि उसने कंक्लूड किया फाइनली। ठीक है, अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोलते हैं परफोरेटेड कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। जो पहले वाला था वो क्या था, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, परफोरेटेड कैथोड रे। समझाऊंगी मतलब, इसी को हम क्या बोल देते हैं, एनोड रे बोल देते हैं, इसी को हम कैनाल रे बोल देंगे, इसी को हम पॉजिटिव रे भी बोल देंगे। और ये एक्सपेरिमेंट किसने परफॉर्म किया, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, गोल्डस्टीन ने इसको परफॉर्म किया था। ठीक है, अब देखो इसमें हुआ क्या, उसने किया क्या, देखो उसमें क्या किया, उसने फिर से इस तरीके की डिस्चार्ज ट्यूब ली। ठीक है, उसको एक पूरे सर्किट के साथ तैयार कर लिया, मतलब अटैच कर लिया। ठीक है, लो प्रेशर मेंटेन किया। ठीक है, और उसमें इसने क्या किया, गैस ले ली। ठीक है, कोई गैस ले ली, क्या बोल दिया मैंने, डिस्चार्ज ट्यूब ली, पूरे उसे सर्किट के साथ इस तरीके से अटैच कर दिया। उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पर लो प्रेशर मेंटेन किया और अंदर यहाँ पर गैस ले ली। ठीक है, ये हो गया। और इस बार जो कैथोड उसने लिया वो कैसा था, गोल्ड्स ने कैसा कैथोड लिया, परफोरेटेड मतलब छेद वाला, उसके बीच में क्या थे, छेद थे, प्लेट में क्या थे, छेद थे इस तरीके से। तो क्या किया उसने, परफोरेटेड कैथोड को लिया। ठीक है, तो यहां पर परफोरेटेड कैथोड ले लिया उसने, और उसके लेफ्ट साइड में मतलब इधर की साइड को क्या किया उसने, ZnS की कोटिंग कर दी। समझ में आ गई बात आपको, क्या क्या मैंने बोला, बहुत क्लियर है यार। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जैसे उसने एक्सपेरिमेंट किया तो उसने क्या फाइंड आउट किया कि यहां पर क्या हो रहा था, फ्लोरेसेंस हो रही थी, यहां पर स्क्रीन जो थी वो ग्लो कर रही थी, ZnS की कोटिंग जो थी वो क्या कर रही थी, ग्लो कर रही थी। तो वो कंक्लूड नहीं कर पाया। कंक्लूड कौन करेगा, रदरफोर्ड जी करेंगे। सम्मान देना जरूरी है यार, जी लगाना जरूरी है। ऑब्वियसली उन्होंने बहुत बहादुरी वाला काम किया है जो गोल्डस्टीन नहीं कर पाए। तो देखो ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने क्या बोला कि देखो वही सब लिखा है, पहले एक मिनट रुक जाओ, पहले इसमें वही लिखा है कि उन्होंने परफोरेटेड कैथोड रे जो है वो एक्चुअली कैथोड यूज़ किया, और जब उन्होंने हाई पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पर अप्लाई किया तो उसमें क्या होगा कि सिर्फ कैथोड रेज नहीं निकलेंगी, उसके साथ साथ क्या निकलेंगी, नई टाइप की एनोड रेज भी निकलेंगी, जिनको हम कैनाल रेज भी बोल देंगे। ठीक है, तो क्या बोल दिया कि जब इन्होंने हाई पोटेंशियल जो है अप्लाई किया तो पहले तो कैनाल रेज कैथोड रेज तो निकल रही थी जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन साइमल्टेनियसली जैसे वो निकली उसी के साथ साथ जो है वो वहां से एनोड रेज भी निकल रही थी, जिनको क्या बोल दिया गया, कैनाल रेज, क्योंकि वो क्या कर रही है, कैनाल से पास कर रही है, छेदों से पास कर रही है वो, तो उनको क्या बोल दिया गया, कैनाल रेज भी बोल दिया गया। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ वो चीज समझिएगा। तो उन्होंने क्या बोल दिया, क्या बोला उन्होंने कि जो एनोड रेज है वो क्या करेंगी, बिल्कुल सीधा सीधा मूव करेंगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोल दी, सीधा तो मूव करेंगी वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनोड से आ रही है, समझना इस चीज को। कैथोड वाली तो आ रही थी कैथोड से, लेकिन इस केस में उसने क्या बोला कि भाई स्ट्रेट लाइन में आ रही है, मान लिया हमने, लेकिन वो एनोड से नहीं आ रही है, वो कुछ और माजरा है। तो देखो आगे क्या बोला उसने,
और बोला कि जो ये जो रेज है वो नेगेटिव प्लेट्स की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही हैं। जैसे हमने कैथोड रेज के केस में क्या देखा था कि वो पॉजिटिव तरफ को डिफ्लेक्ट कर रही थी, तो इसने क्या बोल दिया कि जो ये रेज है एक्चुअली वो नेगेटिव तरफ को डिफ्लेक्ट कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, और उनका नाम क्या दे दिया गया, प्रोटॉन दे दिया गया। ठीक है, अगली चीज उन्होंने बोला भाई हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। जैसे हमने कैथोड रेज में पढ़ा था कि दे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, वैसे उन्होंने बोल दिया कि एनोड रेज भी क्या करती हैं, हीटिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली, ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि जो एनोड रेज होती हैं वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती हैं। नेचर ऑफ गैस के ऊपर, देखो ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको समझाती हूँ। देखो क्या हुआ कि सपोज करो यहां से निकले इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यहां से क्या निकल गए, इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब हुआ क्या, जैसे इनके रास्ते में गैस आई, क्या हुआ, गैस आई जैसे इनके रास्ते में, तो उन्होंने गैस को क्या कर दिया, हमने पढ़ा था गैस को क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। मतलब गैस को उन्होंने जैसे ही आयोनाइज किया, जो गैस सपोज करो कोई एक्स गैस है, उसके पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। आयोनाइज मतलब उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा देना, तो गैस के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यार जब गैस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो गैस किधर को मूव करेगी, ऑब्वियसली यार नेगेटिव टर्मिनल को तरफ को मूव करेगी। यही होगा ना, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ही मूव करेगी वो। समझ में आ गई बात। तो हमने क्या, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, मैंने कहा यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, वो गैस के साथ टकराए, गैस कुछ इस तरीके की है, बीच में न्यूक्लियस है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे वो कैथोड रेज उनके साथ टकराए, उन्होंने इसको बाहर निकाल के फेंक दिया, तो जो गैस है वो क्या बन गई, आयोनाइज हो गई, और वो पॉजिटिवली चार्ज बन गई। एक्स मान लिया मैंने, पॉजिटिवली चार्ज जो है यहाँ पर बन गई है, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव की तरफ ही जाएंगी। अब उन्होंने नेचर क्यों बोला कि सपोज करो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या करती है, इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती है। लेकिन अगर कोई आप और दूसरी गैस लोगे तो कोई जरूर थोड़ा ना वो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे। मे बी इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बाउंड मतलब उसके अंदर बाउंड हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो एनोड रेज है वो क्या कर रही हैं, वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, साथ ही साथ उन्होंने एक और बात बोल दी कि जो E/M रेशियो है वो सारी की सारी जो गैसेस हैं उनके लिए बराबर नहीं है। जैसे हमने पढ़ा था उस केस में, किसमें, जब हमने थॉमसन का मॉडल देखा था जिसमें उसने E/M की वैल्यू कैलकुलेट की थी, उसमें उसने क्या बोला था कि सबके लिए बराबर है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया कि सब गैसेस के लिए E/M का रेशियो बराबर नहीं है। लेकिन एक और बात बोल दी कि जो E/M रेशियो है वो हाइड्रोजन गैस के लिए क्या है, मैक्सिमम है। क्यों, क्योंकि वो मास वहां पर क्या था, मास क्या था हाइड्रोजन गैस का, बहुत ही कम था, तो ऑब्वियसली E/M की वैल्यू क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसको बेस्ट मानते हैं फॉर द एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्या क्या बोला मैंने, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो मैंने क्या क्या बोल दिया कि जो अपने ये थे रदरफोर्ड थे, उन्होंने बोला कि जो एनोड रेज होंगी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। दूसरी बात क्या बोल दी कि वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी उसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी। ठीक है, और जो पार्टिकल्स होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे, उनको बोल दिया क्या, प्रोटॉन्स बोल दिया गया। साथ ही साथ जब वो किसी मेटल के ऊपर टकराएंगे तो वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और जो एनोड रेज होती हैं वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, और जो E/M रेशियो है सारी सारी गैसेस के लिए सेम नहीं होगा, अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होगा। साथ ही साथ जो E/M रेशियो होगा वो मैक्सिमम किसके लिए होगा, तो हाइड्रोजन गैस के लिए होगा। ठीक है, इतनी बातें शायद क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखिए, अभी तक हमने बड़ी ज़्यादा थ्योरी कर ली, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हैं, थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि हमने लास्ट वीडियोस में चीज़ें की थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं, इस जो भी पढ़ा हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, जो हमने लास्ट वीडियोज़ की थी ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं आपको कितनी चीज़ें याद हैं, आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन, सम ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन द आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इज। स्क्रीन को पॉज करिए, रोकिए और फिर कैलकुलेट करिए। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ तब तक। देखिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, राइट, यही होते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं, 1H1, 1H2, 1H3, यही होते हैं। अब 1H1 में कितने प्रोटॉन्स हैं, कितने प्रोटॉन्स हैं, 1 है,
दूसरे वाले में कितने हैं 1 है, तीसरे वाले में कितने हैं 1 है, राइट। लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं आइसोटोप्स में अलग अलग होते हैं, तो उसमें 0 हो गए, इसमें क्या हो गए 1 हो गए, और इसमें कितने हो गए 2 हो गए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना आ गया हमारे पास, कितना आ गया 1 + 3, तो कितना आ गया हमारे पास 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द एटॉमिक न्यूक्लियस कंटेन्स, क्या कंटेन करता है वो, प्रोटॉन भी कंटेन करता है, न्यूट्रॉन भी कंटेन करता है, तो उसके दोनों आंसर आ जाएंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैनी एलिमेंट्स हैव नॉन इंटीग्रल एटॉमिक मास बिकॉज ऑफ, क्यों होता है उसका, तो हमने एवरेज एटॉमिक मास में पढ़ा था, क्योंकि अलग अलग जो है एटॉमिक मास के आइसोटोप्स होते हैं, इस कारण से होता है, और उनका मासेस क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, तो ये वाला रीजन भी आ जाएगा। डिफरेंट आइसोटोप्स हैव डिफरेंट मासेस एंड दे हैव आइसोटोप्स, तो ए एंड सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हो जाएगा, बहुत आसान था यार। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के ऊपर। अब देखो जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन थी, इसमें कोई घपला नहीं है, जिस इंसान ने की उसी का नाम आ गया। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तरह नहीं है कि किया किसी और ने और क्रेडिट किसी और को चला गया, नहीं, इसमें जिसने किया उसी का नाम आ गया। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो थी किसने की थी, सर जेम्स चैडविक ने की थी, और उन्होंने न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी की थ्रू अ रेडियो एक्टिव रिएक्शन की। उन्होंने कैसे की, तो उन्होंने क्या किया, बेरिलियम का एक एटम लिया, उसको हीलियम पार्टिकल से हम बोल सकते हैं स्ट्राइक करवाया, और जैसे ही बेरिलियम के साथ हीलियम स्ट्राइक किया तो वहाँ से क्या निकला, कार्बन निकला, और साथ साथ में उसके न्यूट्रॉन्स भी बाहर आए। ठीक है, तो उससे उन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। तो बस इसमें आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, और ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या देखा, जब न्यूट्रॉन बाहर, उन्होंने देखा कि कुछ जो है पार्टिकल्स जो है बाहर आए हैं जिनका चार्ज नहीं है, लेकिन जो उनका मास है इट इज़ ग्रेटर देन प्रोटॉन बट स्लाइट। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे अल्फा पार्टिकल्स जो है बेरिलियम एटम के साथ स्ट्राइक किए, तो कुछ पार्टिकल्स जो थे बाहर आए जिनका कोई चार्ज नहीं था, बट जो उनका मास था इट वॉज स्लाइटली ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन, और उनका नाम क्या रख दिया गया, न्यूट्रॉन रख दिया गया। ठीक है, तो उसमें वही लिखा है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज वेरी वेरी ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन जो है बराबर ले लेना है। ठीक है, जो कि कितना है 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, हमने क्या पढ़ दिया कि डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तो क्या हुआ, जैसे सपोज करो पहले आया क्या, पहले आ गया इलेक्ट्रॉन, कौन लेके आ गया, थॉमसन लेके आ गया। लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया और थॉमसन लेके आया तो थॉमसन वहां रुका नहीं, समझ रहे हो बात, थॉमसन वहां रुका नहीं, उसने अपना और दिमाग लगाया, उसने उस तरफ और प्रोग्रेस करने की कोशिश की। जैसे आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं, प्रोटॉन का मींस किसने डिस्कवर किया, रदरफोर्ड ने किया, लेकिन रदरफोर्ड वहां पर रुका नहीं, उसने अपना और दिमाग लगाया और एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, और चीज़ें बताई एटम के बारे में। ठीक है, तो हम पहले पढ़ेंगे थॉमसन, फिर पढ़ेंगे रदरफोर्ड, और ये बाकी के जो दो हैं इनको हम बाद में पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो पहले हम कर रहे हैं थॉमसन मॉडल। तो थॉमसन मॉडल तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, थॉमसन ने क्या किया कि जितनी भी स्टडीज़ आज तक हुई थी या जितने भी एक्सपेरिमेंट्स अभी तक हुए थे, उन्होंने क्या किया, सबको कंपाइल कर दिया, सबको एक जगह पे रख दिया, और सबको एक जगह पे रखने के बाद उन्होंने क्या एज्यूम किया कि जो एटम होता है वो क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है। ठीक है, जिसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पहली चीज़ उन्होंने ये बोल दी। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोल दी, और उस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्कैटर्ड है, दूर दूर हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने क्या बोला कि जितनी भी डिस्कवरी, जो भी चीज़ें अभी तक हुई थी, उनके आने तक मीन्स इस मॉडल के आने तक, तो उन्होंने क्या किया, सबको क्या किया, एक साथ रखा, कंपाइल किया, एंड देन उन्होंने कंक्लूड किया। क्या कंक्लूड कर लिया कि जो एटम है इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर, जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, दूर दूर फैले हुए हैं। जैसे आपने कभी वो खाया है वेट वाटरमेलन, या तरबूज बोलते हैं यार, खरबूज बोलते हैं, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन रहता है। तो देखिए जो वाटरमेलन तो उसमें क्या होता है कि अंदर से ग्रीन होता है, बीच बीच में रेड कलर के क्या होते हैं, सीड्स होते हैं ना।
सॉरी गलत बोल दिया मैंने, रेड कलर का खुद होता है, बीच में ब्लैक कलर के सीड्स होते हैं। हाँ अब सही है, मैंने क्या बोल दिया, वाटरमेलन जो होता है अंदर से लाल होता है और बीच में काले रंग के क्या होता है, उसके अंदर बीज होते हैं ना, तो उसी तरीके का उसने कुछ मॉडल दिया जिसको उसने बोल दिया प्लम पडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल तुम बोल सकते हो, तो प्लम पडिंग मॉडल भी बोल दिया गया। लेकिन भाई आज इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि इतना भी इसने कुछ तोफ तो बोला नहीं, पढ़ हम इसलिए रहे हैं क्योंकि उसने दो बातें बड़ी अच्छी बोल दी थी। क्या क्या बोला उसने, पहला क्या बोला, उसने बोला कि जो एटम होता है ना वो न्यूट्रल होता है, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो उसने ये बात बहुत अच्छी बोल दी क्योंकि आज तक ये बात क्या है, वैलिड है। समझ रहे हो इस बात को, तो ये आज तक क्या है, वैलिड है। दूसरी बात उसने क्या बोल दी कि जो मास ऑफ एटम है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये भी बात आज तक वैलिड है, इसलिए आज भी हम इसके मॉडल को पढ़ते हैं। ठीक है, तो याद रखने 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है रदरफोर्ड मॉडल। अब देखो रदरफोर्ड ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, और उसने और क्या किया था, स्पेसिफिक चार्ज को भी कैलकुलेट करके मास बता दिया था इलेक्ट्रॉन का। लेकिन वो शांत नहीं हुआ, उसने क्या किया, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, समझना इस चीज को। उसने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को, ठीक है क्या बोल दिया मैंने, अल्फा पार्टिकल्स को, लेकिन ऐसे अल्फा पार्टिकल्स जिनके पास सिर्फ न्यूक्लियस था, मतलब जो उनके इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उसको निकलवा दिया, बाहर निकलवा दिया, सिर्फ न्यूक्लियस को छोड़ा। मतलब इसका क्या हुआ, देखो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ना अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल हम कैसे देखते हैं, 2He4 होता है अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम को बोलते हैं हम लोग, तो 2He4। अगर हम इसमें हीलियम की बात करते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की भी तो होते हैं यार, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना हीलियम में। तो इसने रदरफोर्ड ने क्या किया, जो हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स थे उनको बाहर निकलवा दिया, +2 चार्ज इसके ऊपर आ गया, मतलब अब अंदर क्या बचा, सिर्फ न्यूक्लियस ही तो बचा। तो हम क्या बोल सकते हैं, उसने अल्फा पार्टिकल्स का न्यूक्लियस लिया। ठीक है, और उसके साथ साथ उसने क्या किया, एक बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक मेटेलिक फॉइल ले ली जिसकी जो थिकनेस थी इट वाज 100 नैनोमीटर थिक, मतलब बहुत पतली, मतलब इतनी थिक कि सिर्फ उसके अंदर एक ही एटम बचा था, इतनी ज्यादा थिक उसने क्या की, फॉइल ले ली। ठीक है, अब क्या होगा, वो क्या करेगा, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगा, टकराएगा, कोलाइड करवाएगा, किससे, उस गोल्ड फॉइल से, और गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वो क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि भाई कैसी हरकतें हो रही हैं। ठीक है, समझ में आ गई क्या क्या बात बोली, देखो आगे देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, अल्फा पार्टिकल्स लिए, अल्फा पार्टिकल्स मतलब न्यूक्लियस लिया। बच्चा ये एडवांस का क्वेश्चन है, समझना इस चीज़ को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखना है कि जो हीलियम था उसका सिर्फ क्या ले लिया गया, सिर्फ उसका न्यूक्लियस लिया गया। ठीक है, ये न्यूक्लियस लिया गया, सिर्फ न्यूक्लियस। तो क्या हुआ यहाँ पर कि जो अल्फा पार्टिकल्स थे, यहाँ पर अल्फा पार्टिकल्स उसने लिए और फिर यहाँ पर लेड प्लेट लगाई। लेड प्लेट क्यों लगाई, ताकि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स हैं वो सिंगल स्ट्रीम में मूव करें, बिल्कुल सीधे मूव करके एकदम से स्ट्राइक करें इस गोल्ड प्लेट के ऊपर, जो कि कितनी थिन थी, 100 नैनोमीटर थिन थी। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे वो टकराएंगे पार्टिकल्स तो क्या होगा, देखो आधे पार्टिकल सीधे चले गए टकराने के बाद, आधे पार्टिकल इधर चले गए, आधे पार्टिकल इधर चले गए, आधे पार्टिकल बिल्कुल डिफ्लेक्ट बैक हो गए, आधे पार्टिकल इधर चले गए, आधे जो बिल्कुल वापिस आ गए। ठीक है, ये सब चीज़ें उसने ऑब्जर्व की। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या किया था, एक क्या लगाया था उसने, यहाँ पर एक उसने माइक्रोस्कोप लगाया हुआ था, मूविंग माइक्रोस्कोप लगाया हुआ था, जिससे वो चीज़ें देख रहा था कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से वही सब चीज़ें शो की गई, सीधे चले गए, सीधे चले गए, यहाँ पर कुछ एक डिफ्लेक्शन शो हुई, यहाँ पर बिल्कुल ही वापिस आ गए। ठीक है, यहाँ पर कुछ सीधे, देखो ये सब चीज़ दिखाई दी गई। यहाँ पर एक चीज़ लिखी है कि 1 in 2000, मतलब 1 पार्टिकल in 2000 डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब जो वापिस आए, बाकी सारे कहीं ना कहीं चले गए, लेकिन 1 in 2000 पार्टिकल डिफ्लेक्टेड बैक एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ऑब्जर्वेशन क्या है, जो मैंने बोला वही ऑब्जर्वेशन अब यहाँ पर लिखी हुई है कि बहुत सारे जो पार्टिकल थे, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स थे, वो क्या चले गए, अनडिफ्लेक्टेड चले गए, बिल्कुल सीधे सीधे चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, जब चीज़ें बिल्कुल सीधी सीधी जा रही हैं, मतलब क्या हुआ कि बहुत सारा स्पेस जो है एटम के अंदर वो क्या है, खाली पड़ा हुआ है, बिल्कुल खाली है। ठीक है,
अगला, सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड बट ओनली एट स्मॉल एंगल्स, मतलब कुछ डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई कुछ ना कुछ तो अंदर पॉजिटिव चीज है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तीसरी चीज उन्होंने क्या बोली कि बहुत कम थे जो 1 in 20,000, ठीक है, यहाँ 20,000 था, सॉरी 20,000 जो कि डिफ्लेक्ट हुए एट 180 डिग्री, मतलब बिल्कुल ही वापिस हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली एक प्लेस के ऊपर इतना ज़्यादा चार्ज कंसंट्रेटेड था जिसके कारण वो कंप्लीटली बैक हो गए। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो देखो वहीं यहाँ पर उन्होंने लिखा कंक्लूजन में, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि बहुत सारा स्पेस यहाँ पर क्या था, खाली था। उसके बाद जो डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं मीन्स उसका मतलब क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब वो एटम के अंदर बोल सकते हो आप। और बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, 180 डिग्री के ऊपर की, मतलब बहुत सारा जो चार्ज है वो एक सिंगल प्लेस के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियस बोल दे रहे हैं जिसको हम। ठीक है, ये चीज़ बोल दी गई। और हाँ, उन्होंने एक और चीज़ बोल दी जो उनको बोल सकते हैं कि फेलियर का रीज़न बनी। उन्होंने पता है क्या बोल दिया, उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्टेशनरी नहीं है, वो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के अराउंड, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेबल नहीं है, एक जगह पर वो खड़ा नहीं है, वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहा है। ठीक है, और वो कैसे घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या कर रहा लग रहा है, एक बैलेंसिंग फोर्स लग रहा है। कैसे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स से बैलेंस हो रहा है। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, रदरफोर्ड ने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, और इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है घूम रहे हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपसे कोई पूछता है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप बोलोगे रदरफोर्ड। तो याद रखना है कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, तो रदरफोर्ड ने की। ठीक है, क्वेश्चन आता है ये वाला भी। तो देखो ये हमने बात कह दी, तो हमने यहाँ पर क्या बोल दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में घूम रहे हैं। ये बात उन्होंने कह दी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब KQ1 Q2 अपॉन R² एंड सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब mv² अपॉन R। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि Q1 Q2 चार्ज हैं जो कि R डिस्टेंस से दूर हैं, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स में M फॉर मास, R फॉर क्या है यहाँ पर रेडियस, और V फॉर क्या है, जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो mv² R हो गया हमारे पास। तो देखो अब आती है बात कि फेलियर, रदरफोर्ड का फेलियर क्या हुआ। ठीक है, तो उसने क्या बोला, हमने क्या सुना भी है कि इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली घूमता रहता है न्यूक्लियस के अराउंड। लेकिन जब हम क्लासिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ते हैं उसमें पता क्या पढ़ते हैं हम लोग, कि जो भी पार्टिकल कंटिन्यूसली घूमता रहता है, एक्सेलरेट करता रहता है अराउंड अपोजिट चार्ज, ठीक है, वो क्या करता है, अपनी रेडिएशंस को एमिट करता है कंटिन्यूसली। क्या बोला मैंने कि जब कोई भी चार्ज, जैसे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कोई भी चार्ज अपने अपोजिट चार्ज के अराउंड जब वो घूमता है तो क्या करता है, एमिट करता है रेडिएशंस को। और जब वो एनर्जी लूज करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा, इस तरीके से एनर्जी लूज करता 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 और अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। मतलब क्या हुआ, एटम खत्म हो गया। यही हुआ ना, एटम क्या हो गया, खत्म हो गया। लेकिन आपको पता है पूरा यूनिवर्स एटम से बना हुआ है यार। अगर एटम इस तरीके से खत्म होने शुरू हो जाते तो लगता है आपको यूनिवर्स होता, नहीं होता ना। तो इसलिए ये रीजन था कि वो फेल हो गया, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्यों इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं, वो क्यों अंदर नहीं गिर रहे हैं। ठीक है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, जो कि उसका बहुत ही बड़ा फेलियर का रीजन बना। देखिए यहाँ पर लिखा है विदिन 10⁻⁸ सेकेंड, मतलब अगर कोई चार्ज चार्ज जो है वो अपोजिट चार्ज के अराउंड घूमता है तो विदिन 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाएगा और वो एटम जो है वो टूट जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली, उसका फेलियर का रीज़न देख लिया। अब देखिए यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग, जो कि इंपॉर्टेंट है, नोट में मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर। तो पहला क्या है इसमें कि वही है कि सबसे एटम के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और उसके सराउंडिंग में क्या है, मतलब सॉरी
न्यूक्लियस है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, और जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर वो क्या है, यूनिफॉर्म है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, और वो स्फेरिकल शेप में। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या बोल दी गई कि जो न्यूट्रॉन था उसकी चैडविक ने डिस्कवरी की थी, और वो कहीं ना कहीं जो है न्यूक्लियस के अंदर ही स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और जो न्यूक्लियस के अंदर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है न्यूट्रॉन, वो प्रोटॉन के साथ एक फोर्स के साथ अटैच है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। और न्यूक्लियर फोर्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है। मींस जब भी आप लैब्स में कोई रिएक्शन करते हो ना, तो पता है क्या होता है उसमें, पता है कौन इन्वॉल्व होता है उसमें, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जो भी आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो उसके अंदर पता है कौन इन्वॉल्व होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स नहीं होते इन्वॉल्व। क्योंकि अगर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन्वॉल्व होने लगे ना, तो पता है कैसा रिएक्शन हो जाएगा, बॉम्बार्डमेंट, ब्लास्ट होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर फोर्सेस ब्रेक होंगी, और न्यूक्लियर फोर्सेस जैसे ही ब्रेक होंगी बहुत ज़्यादा एनर्जी लिबरेट करेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन के साथ कुछ एक फोर्सेस के साथ अटैच है, जिसको हम क्या बोल देंगे, न्यूक्लियर फोर्स बोल देंगे। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, और मास नंबर बोल देते हैं, ए से डिनोट करते हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर होते हैं, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। पता है आपको? हाँ, ये चीज़ नहीं है, इस चीज़ को याद कर लेना कि जो डायमीटर होता है वो एटम का कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर, या फिर 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं हम लोग। और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10⁻⁻15 मीटर, या फिर 1 फर्मी मीटर बोलते हैं। देखिए डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पर 10⁻⁻5 है और 10⁻10 है, डिफरेंस देखिए -5 का डिफरेंस है। तो न्यूक्लियस बहुत ही ज़्यादा छोटा है एटम के कंपैरिजन में। ठीक है, और एक रिलेशन आपको ये याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर, ठीक है, टू द क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर ऑफ एन एटम। ठीक है, 1/क्यूब रूट, या क्यूब रूट हो गया, ये 1 बाई नहीं क्यूब रूट हो गया। ठीक है, तो याद रखना है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ द मास नंबर ऑफ एन एटम। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है, और जब आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 पॉइंट इंटू 10⁻⁻15। ठीक है, चीज़ आपको याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर कंपेयर किया गया है कि अगर डायमीटर ऑफ एटम जो है वो 10⁻⁻10 मीटर है, और डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर है, तो डायमीटर ऑफ एटम अपॉन डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस 10⁻5 आ जाएगा। तो डायमीटर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू 10⁻5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा है एटम एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। ठीक है, और वैसे देखिए यहाँ पर वॉल्यूम का कंपैरिजन किया है, जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियाई, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा है। और वहीं यहाँ पर तीसरी चीज़ लिखी है कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू R0 इंटू मास नंबर ऑफ क्यूब रूट ऑफ मास नंबर। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ हो गई, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है और ये वैल्यू याद रखनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन देख लो यहाँ पर, पहले आप ये वाला क्वेश्चन आप कैलकुलेट करिए अपनी स्क्रीन पॉज करके, बाकी मैं बताती हूँ कैसे करना है। बहुत सिंपल है, इसमें वही फॉर्मूला लगना है, R=R0 A⁻⁴ तो देखिए क्या हो जाएगा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कैलकुलेट करना है हमें, और उसका एटॉमिक मास कितना 27 है, तो आर न्यूक्लियस कितना जाएगा, R0 की वैल्यू रख देते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻15 था, इंटू मास नंबर 27 रेज़ टू पावर 1/3, राइट। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 1.2 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 3 और इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, बहुत आसान था। और देखिए एक नोट करके यहाँ पर चीज़ लिखी हुई जो कि इंपॉर्टेंट है। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था, देखिए कुछ इस तरीके से देखा था ना यहाँ पर डिफ्लेक्शन, कि जब पार्टिकल यहाँ पर टकराए तो वो कुछ एंगल के साथ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर गए, है ना। तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्टेड बाय एंगल थीटा वो कितने हैं, वो यहाँ पर लिखा गया है कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल थीटा वो कितने हैं, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, sin4θ/2। रुकिए एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको ना इन्वर्सली जब लिखा हुआ है तो sin4θ/2 ही आ जाएगा। ठीक है, बाद में आ जाएगा अल्फ़ा पार्टिकल्स का नंबर जो कि थीटा से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं इज़ डायरेक्टली मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, अब सही आएगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है,
तो ये हो गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फार्मूला याद रखना है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, आई थिंक 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देख लेते हैं, आप स्क्रीन पॉज करके करिएगा। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट विच इस्टेब्लिश्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम यूज्ड अ बीम ऑफ, किसकी बीम यूज़ की थी रदरफोर्ड ने, किसकी की थी, याद आया कुछ, हीलियम का न्यूक्लियाई, एटम नहीं यूज़ किया था उसने, हीलियम का न्यूक्लियस यूज़ किया था, ठीक है, बहुत आसान था। अगला, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लीड टू द कंक्लूजन दैट, मास एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, ये सही है। न्यूट्रॉन्स आर बरीड डीप इन द न्यूक्लियस, नहीं, न्यूट्रॉन के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया था उस टाइम पर। द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट विद मैटर कैन बी प्रिसाइजली, नहीं, ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। 9th का देखते हैं। द रेडियस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ कितना, 10⁻13 या फिर 10⁻15, ठीक है, मीटर, तो ये सेंटीमीटर में है, ठीक है, ये हो गया। और अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। 3 है, व्हेन अल्फा पार्टिकल्स आर सेंट थ्रू अ थिन मेटल फॉइल मोस्ट ऑफ देम गो स्ट्रेट थ्रू द फॉइल बिकॉज पहला, अल्फा पार्टिकल्स आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। अगला, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, नहीं बोल सकते हैं। अगला, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, तो इसका आंसर दिया जाएगा, ठीक है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ द, किसके साथ रिलेटेड है, न्यूक्लियस। और अगला, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स शोड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द एटम हैज़ क्या, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। तो आज बस हम इतना ही करेंगे और बाकी की चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि उसके ऊपर आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।